तो आज बहुत दिनों बाद बैठ के मैं एक न्यू वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा बिजी चल रहा था। लेकिन आज की जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे फेयरिंग वर्सेस नेकेड बाइकों को। बट वेट इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, यहाँ पे मैं आप लोग रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही नज़दीक हैं हम लोग, तो जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम बात करें फेयरिंग और नेकेड बाइकों के बारे में। जनरली यही दोनों कैटेगरीज में से लोग बाइक खरीदते हैं। वैसे और भी कैटेगरी में बाइक आती है, जैसे क्रूजर हो गई, कैफे रेसर हो गई, एडवेंचरिंग टूरिंग पर्पस वाली बाइक हो गई, स्क्रैम्बलर हो गई। लेकिन वो सब को हटा के ज़्यादा जो लोग बाइक खरीदते हैं वो या तो फेयरिंग में खरीदते हैं या तो नेकेड में खरीदते हैं। तो जनरली बहुत लोगों को डाउट रहता है कि भाई NS खरीद ले या RS खरीद ले, R15 खरीद ले या MT15 खरीद ले। तो बेसिकली इनमें जो डिफरेंस है फेयरिंग और नेकेड का भी कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक, सभी डाउट है आपकी क्लियर हो जाएगी कौन सी कंडीशन में कौन सी बाइक खरीदना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी बाइक खरीदे, तो वो सब आप मेरे से पूछ सकते हो। अपनी सभी क्वेश्चन मेरे इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग फॉलो कर अपनी सभी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो फेयरिंग और नेकेड बाइकों को हम लोग यहाँ पे 7 पॉइंट्स पे कंपेयर करेंगे, जहाँ पे बात करेंगे इनकी कॉस्ट की, कंफर्ट की, मैन्यूवरिंग की, हैंडलिंग की, टॉप स्पीड की, पावर की, लुक्स की। तो सबसे पहले 7 में हम लोग बात करें कॉस्ट की। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है फेयरिंग और नेकेड बाइकों में वो आता है कॉस्ट का। आप लोगों को पता ही है कि जो फेयरिंग वाली बाइकें होती है जनरली नेकेड बाइकों से थोड़ी सी महंगी होती है। चाहे आप लोग RS को देख लीजिए NS से कंपेयर करके, R15 को देख लीजिए MT15 से कंपेयर करके, फिर आप लोग Z650 को कंपेयर करके देख लीजिए Ninja 650 से। तो ये सब जितनी भी बाइकें हैं जो फेयरिंग में आती है वो अपनी नेकेड सिबलिंग से महंगी रहती है। अब इंजन सेम रहे, फीचर्स सेम रहे, फिर भी महंगी इसलिए रहती है क्योंकि आप लोगों को पता है कि फेयरिंग का यूज किया गया, ज्यादा प्लास्टिक पार्ट्स की यूज की गई है, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंपनीज का बढ़ जाता है। तो इसीलिए फेयरिंग बाइकों के लिए वो लोग ज्यादा चार्ज करते हैं। नेकेड बाइकों में आप लोगों को पता ही है कि कोई भी ज़्यादा प्लास्टिक वाली पार्ट आपको टंकी के अगल बगल साइड पैनल्स में देखने को मिलती है नहीं। नेकेड से मेरा मतलब ये नेकेड मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे कम्प्लीटली बाइक के नेकेड के बारे में बात कर रहे हैं। तो फेयरिंग में प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा कंपोनेंट्स मटेरियल्स का यूज़ होता है, इसलिए फेयरिंग बाइक ही महंगी रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 लाख रुपये महंगी रहती है, लेकिन 20-30-40 का डिफरेंस तो जरूर आपको देखने को मिल ही जाता है। एंड कॉस्ट के बारे में बस इतना ही बात करें क्योंकि ये तो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि क्या नेकेड से आप लोग अपनी जो बजट है वो फेयरिंग तक पहुँचा सकते हो कि नहीं। सो कॉस्ट पर बस इतना ही बात करें क्योंकि ये तो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपका नेकेड का बजट है तो उस बजट को आप लोग फेयरिंग बाइक तक स्ट्रेच करने पाते हो कि नहीं। तो कॉस्ट का भी एक फैक्टर यहाँ पे रहता है। अब हम लोग यहाँ पर 6 में बात करें लुक्स की। सो लुक एंड डिजाइन एक सब्जेक्टिव मैटर है। हो सकता है कि मेरे को जो पसंद है वो आप लोग को नहीं, आप लोग जो पसंद है वो किसी तीसरे बंदे को नहीं होगा, तीसरे को जो पसंद है उसके माँ बाप को नहीं होगा। तो लुक्स जो है ये सब्जेक्टिव मैटर होता है और इसलिए किसी लोगों को फेयरिंग पसंद है, किसी लोगों को नेकेड पसंद है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को फेयरिंग ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि फेयरिंग बाइक थोड़ी सी बिग एंड बल्की लगती है, उनका रोड प्रेजेंस अच्छा होता है और देखने से लगता है कि हाँ कुछ बड़ी बाइक चल रही है रोड पे। तो एज अकॉर्डिंग टू नाउ अभी तो मैं नेकेड बाइक ऑन करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी अगर कोई नेक्स्ट बाइक लूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक फेयरिंग ही होगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको फेयरिंग पसंद है कि नेकेड पसंद है। बहुत लोगों को हो सकता है कि नेकेड भी पसंद हो, बहुत लोगों को हो सकता है फेयरिंग भी पसंद हो। लेकिन बहुत पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोल रखा था जिसमें से ज्यादा लोगों ने आंसर यही किया था कि उनको फेयरिंग बाइकें पसंद है। फेयरिंग बाइकों की मेरे को एक चीज अच्छी ये लगती है कि अगर कोई पतला दुबला बंदा भी चलाता है, अगर वो लंबा है और पतला दुबला भी है, तो उस पर वो जो बाइक है वो थोड़ी सी सेट हो जाती है। लेकिन वही नेकेड में अगर बहुत पतला दुबला बंदा उसको चलाता है तो बाइक ज़्यादा बड़ी लगती है और बंदा छोटा लगता है। सो एज अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन एक हेल्दी बंदे के लिए नेकेड बाइक ज़्यादा सही रहती है और थोड़े से लंबे बंदे के लिए फेयरिंग बाइक ज़्यादा सही रहती है। तो ये सिर्फ मेरा अपना ओपिनियन है, आप लोग अपने ओपिनियन को कमेंट्स में बताइए कि आपको कितनी लुक ज़्यादा पसंद है। 5th नंबर हम बात कर रहे हैं कॉम्फर्ट की। ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर आपको फेयरिंग या नेकेड बाइक में कंफ्यूजन हो रहा है तो, क्योंकि जनरली उतना आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा जितना कि आपको नेकेड बाइक में मिलता है एज कम्पेयर टू फेयरिंग वन। फेयरिंग बाइकें जितनी भी रहती है उनकी हैंडलिंग को थोड़ा सा नीचे दबा के सेट किया जाता है ताकि उनमें थोड़ा रेस वाला पोजीशन आपको देखने को मिले, थोड़ा एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन देखने को मिले। और ये एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर की वजह से आपको गाड़ी को झुक के चलाना पड़ता है और झुक के चलाने से बैक पेन, बॉडी पेन ये सब ज्यादा होते हैं। नेकेड बाइकों में ये प्रॉब्लम थोड़ा आपको कम देखने को मिलता है। वैसे तो NS और RS को अगर आप लोग लेकर चलोगे तो उनकी उतना आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। हल्की सी RS की हैंडलिंग मतलब थोड़ी एग्रेसिव आपको लगेगी NS से, लेकिन MT15 और R15 को अगर आप लोग कंपेयर करोगे, साथ ही में अगर ड्यूक को कंपेयर करोगे RC सीरीज से, तो राइड एंड कंफर्ट के मामले में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जहाँ ड्यूक आपको अपराइट राइडिंग पोजीशन ऑफर करती है, वहीं RC सीरीज आपको कंप्लीटली एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन ऑफर करती है। MT15 भी आपको अपराइट राइडिंग पोजीशन ऑफर करती है एंड ऑन दी अदर एंड R15 भी कंप्लीटली आपको एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर ऑफर करती है। तो जितना ज़्यादा एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर
होगा उतनी ही ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक पे आपकी बैंड बजेगी, क्योंकि बॉडी पूरा पेन करेगा। ऑफ रोडिंग में भी इन सब बाइकों में दिक्कत आता है, नेकेड में उतना दिक्कत आपको नहीं मिलेगा। सुपर बाइकों के साथ भी यही सेम पंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सुपर बाइक में ऐसा नहीं होता होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। MT-07 को देख लीजिए, उसकी राइडिंग पोजीशन अपराइट है। वहीं अगर आप लोग R7 को देख लीजिए तो उसकी राइडिंग पोजीशन कम्प्लीटली एग्रेसिव है। तो अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आपको नेकेड के साथ जाना चाहिए, क्योंकि नेकेड बाइकों में जो आपको कंफर्ट मिलेगा वो आपको फेयरिंग वाली बाइकों में नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ फेयरिंग बाइकों को एक्सेप्शन के लिस्ट में रखा जा सकता है, जैसे कि जिक्सर SF250 हो गई, RS200 हो गई, क्योंकि ये ज़्यादा स्पोर्ट्स टूरर टाइप की बाइक है। स्पोर्ट्स टूरर वो ऐसी बाइकें होती है जो कि फेयरिंग डिज़ाइन के साथ आती है, लेकिन उतना रेस ओरिएंटेड नहीं होती, जिनकी वजह से इनका हैंडल बार को उतना नीचे नहीं प्लेस किया जाता है। लेकिन हाँ, ये बहुत ही कम बाइकों में आपको देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको SF250 के बारे में बताया। फोर्थ में हम लोग बात करेंगे मनूवरिंग की। मनूवरिंग का मतलब आप लोगों को पता है कि आपकी बाइक चलाने में कैसी है, मतलब उसकी हैंडलिंग से आपको कैसा फीडबैक आएगा। जनरली मनूवरिंग में क्या होता है कि नेकेड बाइकें बहुत ही आसानी से इधर उधर चल जाती है, बहुत ही आसानी से टर्न वन ले लेती है, ईजी टू राइड होती है, ईजी टू हैंडल होती है, क्योंकि उनमें उतना फेयरिंग का तामझाम नहीं किया रहता है। और वहीं फेयरिंग वाली बाइकों की अगर बात की जाए तो थोड़ी सी मनूवरिंग में आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी। बहुत ज़्यादा उनका हैंडल बार को नीचे भी प्लेस किया जाता है, जिसकी वजह से आपको अगर सडन टर्न लेना है, अगर ट्रैफिक में फिल्टर करना है अपनी बाइक को इधर उधर से, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है जब तक यूज टू नहीं हो जाते हो तो। एंड सिंस नेकेड बाइकों में कोई फेयरिंग वाली डिज़ाइन आपको नहीं देखने को मिलती है, तो मनूवरिंग के मामले में नेकेड बाइकों में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आपको फीडबैक आएगा। तो जनरली सभी लोगों के साथ यही होता है, लेकिन मैं हो सकता है कि कमेंट्स में बहुत लोग मेरे इस पॉइंट के साथ एग्री ना करे। बहुत लोग बोले कि भाई मेरे को तो फेयरिंग वाली बाइक पे भी एक नंबर मनूवरिंग आती, तुमने कैसा बोल दिया। तो किसी लोगों को आती है, जिन लोगों को आदत हो गई उन लोगों को ये बात मैं मानता हूँ कि उन लोगों को अच्छी मैनूवरिंग मिलती होगी फेयरिंग वाली बाइक से। लेकिन जनरली अगर आप एक नॉर्मल बंदे से पूछो कि नेकेड बाइक और फेयरिंग बाइक दोनों ही दोगे एक एक समय चलाने के लिए, तो वो बंदा यही बोलेगा कि नेकेड वाली बाइक ज़्यादा ईजी टू मैनूवर है। तो अभी भी आपको मैनूवरिंग ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो थोड़ा सा मैं आपके लिए ईजी कर देता हूँ। तो अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, अगर आपको सिर्फ सिटी में ही राइड करना है, तो यहाँ पे आप नेकेड बाइक लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फील एंड फीडबैक आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और वहीं अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, सिटी के साथ आपको हाईवे में भी राइड करना है, ज़्यादा कटवट नहीं मारनी है, तो इस कंडीशन में आप फेयरिंग बाइक के साथ जा सकते हो। थर्ड यहाँ पे जो पॉइंट है ये मैनूवरिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे हम लोग बात करें हैंडलिंग की, और हैंडलिंग से मेरा मतलब ये है टॉप स्पीड हैंडलिंग। सो टॉप स्पीड हैंडलिंग में बात किया तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर बोलूँगा कि फेयरिंग वाली बाइकों में ज़्यादा अच्छा आपको फील एंड फीडबैक मिलने वाला है, क्योंकि सिंस ये सब बाइकें बनी रहती है एरोडायनेमिक शेप में, तो इनमें जो हवा का ड्रैग है वो बहुत ही कम क्रिएट होता है। हवा बहुत अच्छी तरीके से इनसे पास होती है, तो हाई स्पीड पे इनमें आपको ज़्यादा अच्छा फीडबैक आएगा, उतना आपकी हैंडलिंग वॉबल नहीं करेगी। नेकेड बाइक में एरोडायनेमिक का उतना कुछ खेल नहीं रहता है, डायरेक्टली आपको विंड ब्लास्ट भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, इनमें ड्रैग भी थोड़ा सा ज़्यादा क्रिएट होता है एज कम्पेयर टू फेयरिंग बाइकें। क्योंकि फेयरिंग बाइकों में ज़्यादा मैंने आपको बताया कि फेयरिंग वाली जो पार्ट रहती है वो हवा को बहुत अच्छी तरीके से, देसी भाषा में बोला जाए तो चीर देती है, जिसकी वजह से हैंडलिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसी की वजह से जो फेयरिंग बाइकें होती है उनकी ज़्यादातर टॉप स्पीड आप लोगों ने देखा होगा कि एज कम्पेयर टू ज़्यादा ही रहती है एक नेकेड बाइक से। NS की टॉप स्पीड आप लोग देख लीजिए RS से कम ही आपको मिलेगी, MT-15 की टॉप स्पीड देख लीजिए आपको R15 से कम ही मिलेगी, ड्यूक सीरीज़ की टॉप स्पीड देख लीजिए वो आपको RC सीरीज से कमी मिलेगी। तो ये सिलसिला चलते रहता है सुपर बाइकों तक। तो अगर मैं आपको Z1000 जो कि कावासाकी की सुपर बाइक है उसकी एग्जांपल दूं, तो उसकी टॉप स्पीड मैक्स टू मैक्स जाएगी 250 तक। लेकिन सेम लीटर क्लास वाली अगर कोई बाइक होगी तो उसकी जो टॉप स्पीड है वो जाएगी 299 kmph तक। हाँ, अब यहाँ पे बहुत लोग बोले कि भाई लीटर क्लास में तो Z1000 से ज़्यादा पावर आती है, तो ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर पावर सेम भी दिया जाए तब भी नेकेड बाइकों की टॉप स्पीड उतनी नहीं मिलेगी जितनी फेयरिंग की है। ZS2 और कावासाकी S2 की आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, ये सबसे सही एग्जांपल रहेगा। अब सेकंड में हम बात करें मेंटेनेंस कॉस्ट की। अब मेंटेनेंस कॉस्ट भी यहाँ पे एक फैक्टर इसलिए बन जाता है क्योंकि अगर फेयरिंग बाइक गिरती है तो इसमें आपकी पॉकेट ज़्यादा ढीली होती है नेकेड कंपेरिजन में। पहले जो नेकेड बाइकें आती थी ज़्यादातर उनमें आपको स्टील टैंक देखने को मिलता था, लेकिन अभी जो नेकेड बाइकें आती उनमें भी आपको फाइबर टैंक मिल रहा है। तो उतना ज़्यादा भले ही आपको मेंटेनेंस कॉस्ट में डिफरेंस ना देखने को मिले, लेकिन फिर भी अगर एक फेयरिंग बाइक गिरती है, टूटती है, तो उसकी अगर फेयरिंग वाली पार्ट झड़ जाती है तो आपको अच्छा खासा पैसा उसके लिए बहाना पड़ेगा, तब जाके उनकी जो मतलब जो पार्ट वार्ट टूटी है वो सही होगी। लेकिन नेकेड बाइकों के साथ ऐसा नहीं है। अगर NS की बात की जाए तो आज भी उसमें स्टील टैंक आता है, तो वो अगर गिरती है तो उसमें डेंट पड़ेगा और डेंट को निकलवाने में उतना खर्चा नहीं आएगा जितना कि एक कम्प्लीटली पैनल को चेंज करवाने में आएगा। तो इसीलिए अगर आप लोग फेयरिंग बाइक खरीदते हो तो थोड़ा सा उनका मेंटेनेंस में भी ध्यान देना है। अगर कोई नौसिखिया बंदा है वो गाड़ी चलाने को मांग रहा है तो उसको कोशिश करे कि आप ना ही दे, क्योंकि अगर वो गाड़ी को पटकता है, प्लास्टिक वाली पार्ट टूटती है, तो अच्छा खर्चा आपका बैठेगा जो शोरूम से निकालते वक्त आपको मिल रही थी। तो इसलिए डायरेक्ट सनलाइट में ये सब बाइकों को रखने से इनकी कलर फेड हो जाती है, फिर बाद में आपको पेंट वेंट भी कराना पड़ेगा, हो सकता है कि स्टिकरिंग कराना पड़े। सो इसीलिए फेयरिंग बाइकों की मेंटेनेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। एक और भी इसमें प्रॉब्लम आता है कोई फेयरिंग बाइकों में, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि है रैटलिंग का।
सिंस इनमें इतना बड़ा बड़ा प्लास्टिक पार्ट, फाइबर पार्ट लगा रहता है, तो इनमें अगर कोई भी चीज़ लूज़ हो जाती है, इनकी नट बोल्ट अगर कहीं से भी ढीली हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा झरझर करती है, रैटलिंग साउंड आपको मिलने लगता है। And now we are talking about the first and last point of this list, which is power. So यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पावर की। पावर से मेरा मतलब ये है, जैसा मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था थर्ड नंबर पे हैंडलिंग वाले में, कि पावर जनरली आपको फेयरिंग बाइक में ही ज़्यादा देखने को मिलती है। टॉप स्पीड भी इनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, पावर भी ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑल्दो एक नेकेड और फेयरिंग बाइक में आपको इंजन सेम ही देखने को मिलता है, फिर भी कंपनी थोड़ा सा ट्यूनिंग में चेंज कर देती है, क्योंकि कंपनी को पता है कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं तो कस्टमर सिर्फ प्लास्टिक के पैनल से बात मानेगा नहीं, वो उसको कहीं ना कहीं थोड़ी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसलिए एनएस में भी सेम इंजन है, लेकिन आरएस में आपको टॉप स्पीड और थोड़ा सा पावर ज़्यादा देखने को मिलता है। जिक्सर 250 और SF 250 में भी आपको पावर का हल्का गैप देखने को मिलेगा, साथ ही में टॉप स्पीड भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। MT-15 को भी वर्जन 4 से कंपेयर करोगे, यानी R15 वर्जन 4 से कंपेयर करोगे, तो पावर आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा और टॉप स्पीड तो आपको ज़्यादा मिलेगा ही, जैसा मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे बात सिंपल से क्लियर निकल के ये आती है कि अगर आपको पावर ज़्यादा चाहिए, साथ ही में टॉप स्पीड भी ज़्यादा चाहिए, तो हियर यू नीड टू गो फॉर अ फेयरिंग बाइक। और वहीं अगर आपको कंफर्ट ज़्यादा चाहिए, अगर आपको मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं करना पसंद है, तो इस कंडीशन में आपको जाना चाहिए नेकेड बाइक के साथ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो कि हमेशा कॉन्फ्यूज रहते हैं कि भाई फेयरिंग ले या फिर नेकेड ले। ज़्यादा ये क्वेश्चंस उन्हीं लोगों के साथ आता है जिनको MT-15 या वर्जन 4 में लेना है, या NS200 या RS200 में लेना है, ड्यूक में लेना है, या RC सीरीज में लेना है। ये वीडियो से मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प होती है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना उन लोगों के साथ नहीं भूलिएगा जिनको एक बाइक लेनी है अभी जस्ट। एंड फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपनी सभी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। एंड अभी तक अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और वही अपलोड करने के लिए थैंक यू।